98%, यही वो फिगर है जो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन कवरेज के लिए दुनिया भर में आइडियल मानी जाती है। मतलब 98% वैक्सीनेशन हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा, ये सवाल पूछा कि ये आंकड़ा साइंटिफिक है या एक फार्मास्यूटिकल गोल है? हर बार जब कोई नई बीमारी आती है, एक ही समाधान सबसे तेज़ी से सामने आता है, टीका लगवाइए। सरकारें वैक्सीनेशन ड्राइव्स लॉन्च करती हैं, स्कूल में इसे एडमिशन से जोड़ दिया जाता है। इस पर मीडिया का मैसेज एकदम साफ होता है, वैक्सीन्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड नेसेसरी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रही है, या वैक्सीन एक ऐसा टूल भी है जिससे कंट्रोल और प्रॉफिट दोनों चलता है? नमस्कार, मैं हूं अमित देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। आज हम उठाने जा रहे हैं एक ऐसा सवाल जिसे मेन स्ट्रीम में उठाना भी पाप समझा जाता है। क्या हर वैक्सीन ज़रूरी है, या कुछ वैक्सीन्स साइंटिफिक नेसेसिटी से ज़्यादा एक बिजनेस स्ट्रैटेजी? तो सबसे पहले आते हैं उस सिस्टम पर जहां वैक्सीन्स के ट्रायल्स होते हैं। क्या आपको पता है कि ज़्यादातर वैक्सीन ट्रायल्स की जो फंडिंग होती है, वही कंपनीज देती हैं जो वैक्सीन बेचने वाली हैं। 2012 में BMJ में एक शॉकिंग रिपोर्ट छपी थी, WHO एंड द पैंडेमिक फ्लू कॉन्स्पिरेसीज, जिसमें डेविड कोहेन ने दिखाया कि WHO के कई वैक्सीन एडवाइजर्स ही फार्मा कंपनीज के पेरोल पे थे। मतलब गाइडलाइन बनाने वाला और पैसा कमाने वाला दोनों एक ही इकोसिस्टम में हैं। अब देखते हैं चाइल्डहुड वैक्सीनेशन का एक एग्जाम्पल। WHO और CDC के डेटा के मुताबिक एक बच्चे को जन्म के बाद से 6 साल की उम्र तक करीब 24 से ज़्यादा इंजेक्शन्स लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर शॉट उतना एविडेंस बेस्ड है जितना बताया गया है? इस पर USA की क्रोकरेन कोलैबोरेशन की एक लैंडमार्क रिव्यू थी, जिसका टाइटल था वैक्सीन्स फॉर प्रिवेंटिंग इन्फ्लुएंजा इन हेल्दी चिल्ड्रन। अब इस स्टडी में उन्होंने 75,000 बच्चों का डेटा एनालाइज किया और पाया कि फ्लू वैक्सीन की इफेक्टिवनेस हेल्दी बच्चों में सिर्फ 1 से 2% है। फिर भी हर साल इसे एग्रेसिवली पुश किया जाता है। अब सवाल आता है सेफ्टी का। क्या वैक्सीन्स 100% सेफ हैं? CDC के खुद के वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसे VAERS भी कहा जाता है, इसके मुताबिक हर साल हज़ारों सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे सीजर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून रिएक्शंस और कई बार फेटल आउटकम्स। हार्वर्ड की एक स्टडी थी, हार्वर्ड पिलग्रिम स्टडी, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट फॉर पब्लिक हेल्थ वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, ESP VAERS, 2010 में छपी थी। इसने एस्टिमेट किया कि सिर्फ 1% एडवर्स इफेक्ट्स रिपोर्ट होते हैं। मतलब रियल नंबर्स, जो असली आंकड़ा है, वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब आते हैं HPV वैक्सीन पर, जो लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए दिया जाता है। 2013 में जापान हेल्थ मिनिस्ट्री ने गार्डासिल और सर्वारिक्स वैक्सीन्स को लेकर नेशनल प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि ड्यू टू हाई एडवर्स इवेंट्स। WHO की सेज रिपोर्ट सेफ्टी ऑफ HPV वैक्सीन्स ने यह डॉक्यूमेंट किया। फिर भी ग्लोबली इन वैक्सीन्स की एग्रेसिव मार्केटिंग अभी भी जारी है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, कंसेंट का सवाल है अब कंसेंट का। बायोएथिक्स का पहला प्रिंसिपल है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, लेकिन कई देशों में स्कूल एडमिशन, कुछ जॉब्स और इंटरनेशनल ट्रैवल वैक्सीनेशन स्टेटस से डायरेक्टली लिंक कर दिए गए। यानी अगर आप सवाल भी पूछे हैं तो आपको लेबल मिल जाता है, एंटी वैक्सर। जबकि सच ये है कि वैक्सीन क्रिटिसिज्म मतलब वैक्सीन रिजेक्शन नहीं। लोग बस ट्रांसपेरेंसी और ओपन डिबेट चाहते हैं। अब आते हैं पोलियो वैक्सीन पर। पोलियो वैक्सीन का एक डार्क चैप्टर है जो कम ही लोग जानते हैं। अर्ली पोलियो वैक्सीन्स में SV40 नाम का एक मंकी वायरस का कंटेमिनेशन था।
2006 में नेचर रिव्यूज़ कैंसर में एक पेपर भी छपा था, SV40 एंड ह्यूमन ट्यूमर्स, मिथ, एसोसिएशन और कैजुअलिटी। ये बताता है कि SV40 स्टडीज़ में, SV40 बाद में इन स्टडीज़ में पता चला कि SV40 में कैंसर कॉजिंग पाया गया है। फिर वो वर्जन दशकों तक फिर भी इस्तेमाल होता रहा। ऐसे एक और एग्जांपल है कोविड-19 वैक्सीन का। कोविड-19 वैक्सीन पर ऑपरेशन रैप स्पीड के नाम पर इमरजेंसी ऑथराइजेशंस दिए गए। फाइज़र का खुद का डेटा रिलीज़ हुआ था जिसमें 7 दिन के भीतर कई न्यूरोलॉजिकल रिएक्शंस रिपोर्ट हुए थे, और लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा कोविड-19 की इस वैक्सीन का आज भी कंप्लीट नहीं है। 2022 की लैंसेट की एनालिसिस कोविड-19 वैक्सीन एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस, द एलिफेंट नॉट इन द रूम, जॉन आयोडिनिस ने लिखा था। इसमें बताया कि mRNA वैक्सीन्स की एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन सिर्फ 1% के आसपास है। सिर्फ 1% का है इसका एक्चुअल रिस्क रिडक्शन, लेकिन ये बात टीवी एड्स में नहीं दिखाई गई। अब आज एक नया खतरा है, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट। WHO ने इसे पायलट किया है, जिसमें आपके वैक्सीन स्टेटस को इंटरनेशनल ट्रैवल, पब्लिक इवेंट्स और सर्विसेज से भी जोड़ा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या वैक्सीन सिर्फ इम्यूनिटी का टूल रह गया है या एक नया डिजिटल कंट्रोल मैकेनिज्म बन रहा है? अब समय आ गया है कि आप इसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करें, हर इंजेक्शन के पीछे सवाल करें, क्या ये सही तरीके से प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल में टेस्ट हुआ भी है या नहीं? क्या साइड इफ़ेक्ट्स की ऑनेस्ट रिपोर्टिंग हो रही है? क्या एडवर्स इवेंट्स को ट्रेस किया जा रहा है या VAERS की तरह 1% में दबा दिया जा रहा है? मेडिकल मिस्ट्रीज़ आपको डराना नहीं चाहता, आपको इन्फॉर्म्ड बनाना चाहता है, ताकि आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकें। क्या ये शॉट मेरे बच्चे के लिए वाकई ज़रूरी है? क्या मैं इस ट्रायल का डेटा देख सकता हूँ? कौन लायबल होगा अगर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के बिना ट्रस्ट एक सिर्फ इल्यूजन होता है, और साइंस सवालों से ही ग्रो करती है। आज एक बार फिर सोचिए, वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है या कंट्रोल दे रहा है? और अगली बार कोई स्कूल फॉर्म या ट्रैवल पास आपसे वैक्सीन प्रूफ मांगे तो खुद से पूछिए, क्या मेरी कंसेंट रेस्पेक्टेड है भी या नहीं? मैं हूं अमित देशपांडे, और ये थी एक और कहानी, एक और रहस्य मेडिकल मिस्ट्रीज़ के पन्नों से। फिर मिलेंगे एक और हिडन ट्रुथ के साथ। तब तक सोचिए, सवाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।